आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहां भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कंसिस्टेंस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है। साथियों, आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह की स्थिति से गुजर रही है, मैं समझता हूं यह चीजें किसी से छिपी नहीं हैं। टेलीविजन पर बैठकर खबरें देखते हुए एक आदमी भी यह आराम से समझ सकता है कि किस तरह से दुनिया में, खासकर रक्षा क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स की बातें अब बहुत सी विशिष्ट जगहों से बाहर निकलकर आम जनता के बीच भी पहुंच चुकी हैं। यानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि यह जमाना युद्ध में नई टेक्नोलॉजीज का है। पुराने तौर तरीकों से जीतने वाली लड़ाई लड़ना यह संभव नहीं है। ऐसे में जब हम लोग आज टैंक की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल उठता होगा कि आज के जमाने में जब ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, तो टैंक्स की जरूरत क्या है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि टैंक्स अब पुराने पड़ गए हैं, अब उनका जमाना तो समाप्त हो गया है। लेकिन मेरा विचार इससे थोड़ा अलग है। आज के समय में मैं मानता हूं साथियों, वॉरफेयर का कैरेक्टर जरूर बदला है। ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर वॉरफेयर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि टैंक्स की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आज भी टैंक्स की प्रासंगिकता बनी हुई है, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। फील्ड पर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा है और अपने जवानों से बातचीत करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, आधुनिक वॉरफेयर में किसी एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि कंबाइंड कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर पावर, सर्विलेंस और प्रिसीजन वेपन्स, ये सारे के सारे मिलकर एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम बनाते हैं। और इस प्रकार एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी सेना द्वारा
इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जैसे टैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर का कॉम्बिनेशन। वह कठिन टेरेन में भी सैनिकों को प्रोटेक्टेड मोबिलिटी देता है। साथ ही टैंक्स ग्राउंड ऑपरेशंस में डिसाइसिव रोल भी निभा सकते हैं और निभाते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता टैंक को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने की है। उसे बेहतर सेंसर्स और मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटीज से इक्विप करने की जरूरत है। यह किसी एक वेपन सिस्टम बनाम दूसरे वेपन सिस्टम की लड़ाई नहीं है, यह पूरे कम्बैट सिस्टम की लड़ाई है। इस पूरे सिस्टम में टैंक का रोल मैं मानता हूं आज भी महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यानी टैंक का रोल समाप्त नहीं हुआ है, टैंक का रोल इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बदल रही है, युद्ध का कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई, ग्राउंड कम्बैट जिसे बोलते हैं, ग्राउंड कम्बैट में टैंक्स की आवश्यकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। और यही बात हमारी डिफेंस पॉलिसी को भी गाइड कर रही है। और हमारी अप्रोच किसी एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म का सब्स्टिट्यूट मानना नहीं है। हमें ड्रोन भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें आर्टिलरी भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी चाहिए, हमें एनर्जी वेपन्स भी चाहिए, और हमें मॉडर्नाइज्ड टैंक्स भी चाहिए। और हमें यह तय नहीं करना है कि टैंक चाहिए या ड्रोन। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के पास टैंक भी हों, हमारे सैनिकों के पास ड्रोन भी हों, और दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, यानी दोनों के बीच बेहतर समन्वय हो। मुझे विश्वास है जबलपुर की यह फैसिलिटी आने वाले समय में इसी विजन को आगे बढ़ाएगी। साथियों, जबलपुर की पहचान पहले से ही एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के कारण रही है, लेकिन आज हम उस आइडेंटिटी यानी उस पहचान को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जबलपुर डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनकर खड़ा हो जाए, यह हमारी कोशिश है। साथियों, मुझे विशेष रूप से यह प्रसन्नता है कि 472 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे स्थानीय टैलेंट्स यानी हमारी स्थानीय प्रतिभाएं और टेक्निकल वर्कफोर्स को भी अवसर मिलेगा। हमारे नौजवानों में स्किल की कमी नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। भारत में के नौजवानों के अंदर टेक्निकल जो स्किल चाहिए उसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी स्किल से वह वहां पर करिश्मा कर रहे हैं। हमारे नौजवानों में कोई कमी नहीं है स्किल की, आवश्यकता है उन्हें अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी और सही इकोसिस्टम देने की। जब तीनों चीजें हमारे नौजवानों को मिलेंगी तो वही नौजवान नेशन बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे। आज दुनिया भारत को देखने का नजरिया दुनिया का बदल गया है, और आज इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे प्रयास जिम्मेदार हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी होती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, और हम आत्मनिर्भर बनकर रहेंगे। पिछले 10 वर्षों में आप सबने, हम सबने मिलकर जो परिश्रम किया है उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, केवल 40,000 करोड़ था।
यानी हम लोग हमेशा सिर्फ 46,000 का हथियार, अन्य साजो सामान बनाकर बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे कि हमने करिश्मा कर लिया। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज वही डिफेंस प्रोडक्शन जो कभी केवल 46,000 करोड़ का होता था, वह अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ हुआ करता था और हम इससे ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मैक्सिमम 1,000 करोड़। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मैंने टारगेट दिया है कि 28-29 समाप्त होते होते ये 50,000 करोड़ को भी क्रॉस करना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं इस 50,000 करोड़ को हम क्रॉस करेंगे। आपके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने भी मुझे आश्वस्त किया है, दुनिया भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी पार्टनर और ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रही है साथियों। और इस बदलते भारत में जबलपुर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां की फैक्ट्रीज, यहां के इंजीनियर्स और यहां के टेक्नीशियंस, यहां के हमारे स्किल्ड वर्कर्स और यहां के नौजवान इस परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक भागीदार हैं। साथियों, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड भी अपने आप में मैं कहना चाहता हूं यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, विशेष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है। ऐसे में हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं और ग्राउंड वारफेयर यानी जमीनी लड़ाई इसे कहते हैं, इस ग्राउंड वारफेयर में T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ही आवश्यक है और ये टैंक्स हमारी सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं मेरे साथियों। यही हमारे टैंक्स सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं। और पिछले 40 वर्षों में हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी HVF ने इंडियन आर्मी को लगभग 4,400 टैंक्स की सप्लाई की है। मैं ABNL को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह आंकड़ा अपने आप में गर्व करने लायक है और आप सभी कर्मयोगी भाइयों को भी इसके लिए मैं बधाई देता हूं। ये टैंक्स आज भी हमारी सीमाओं पर दुश्मन के लिए काल बनकर खड़े हैं और हमारे जवानों का मोरल बनकर खड़े हैं। देखिए साथियों, किसी भी मशीन की तरह मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत होती है। जब टैंक कई वर्षों तक कठोर परिस्थितियों में काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी किसी न किसी सीमा तक असर पड़ता ही है। इसलिए ओवरहालिंग का यह काम हमारी आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह कितना जरूरी है इसको आप इस बात से समझिए कि वर्तमान में इंडियन आर्मी को हर साल 230 टैंक्स की ओवरहालिंग की आवश्यकता है। 230 टैंक्स की ओवरहालिंग की जरूरत है हमारी आर्मी को, ताकि आर्मी की तैयारी और स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। लेकिन हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी में अभी केवल 150 यानी 150 टैंक्स की ओवरहालिंग कैपेसिटी विकसित की गई है। यानी हर साल 80 टैंक्स की कैपेसिटी गैप रह जाती थी। यह गैप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस गैप को फिलअप करने के लिए, इस गैप को दूर करना, मैंने यह माना कि हमारी यह सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है। और यही गैप दूर करने के लिए आज जबलपुर की धरती को चुना गया है मेरे बहनों भाइयों। आज इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है और उसके तहत यहां जबलपुर में हर साल 80 टैंक्स की ओवरहालिंग की एडिशनल कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो HVF
अवाडी की 150 टैंक्स की कैपेसिटी और VFJ की 80 टैंक्स की कैपेसिटी मिलकर हर साल 230 टैंक्स की ओवरहालिंग कर सकेंगे यहां पर। इससे हमारी आर्मी को अपनी जरूरत के अनुसार समय पर टैंक्स मिलने में सुविधा होगी। मैं आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी ABNL को भी इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, ABNL हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पिलर है और उस पिलर को और अधिक मजबूत करने का काम यदि कोई करता है तो आप जैसे कर्मयोगी बहन भाई ही करते हैं। ABNL के पास T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स की ओवरहालिंग का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इंस्टीट्यूशन आने वाले वर्षों में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के नए बेंचमार्क स्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। साथियों, हम सबको नई दुनिया की नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आज दुनिया में वारफेयर का कैरेक्टर यानी युद्ध का चरित्र बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है। मुख्य रूप से युद्ध के मैदान यानी बैटलफील्ड और बॉर्डर्स पर लड़े जाते थे। अब वार टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर डोमेन और सप्लाई चेन्स पर भी लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जिस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी सप्लाई चेन रेजिलिएंट होगी यानी मजबूत होगी, जिसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मजबूत होगी और जिसकी इनोवेशन कैपेबिलिटी तेज होगी, वही देश किसी लंबे कॉन्फ्लिक्ट से टिकने में सक्षम हो पाएगा। और उसी की हमारी तैयारी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विजन है कि रक्षा क्षेत्र में हम दूसरों पर हमको अब निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए हमारा प्रयत्न चलने सैनिकों को क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर आश्रित नहीं रखेंगे। हम अपने देश में वेपन्स बनाएंगे, अपने देशवासियों के हाथ में उनकी रिपेयर भी करेंगे, अपने देश में उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे, अपने देश में उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड भी करेंगे। यहीं के नौजवान नई टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे और अपने देश में ही उनके नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी हम डेवलप करेंगे। और आज का यह प्रोजेक्ट उसी आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है मेरे साथियों। और हमारा लक्ष्य है भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब्स में अपनी मजबूत पहचान बनाए। और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और उनकी पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इस्टेब्लिश करने में हर संभव सहयोग दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। आभार क्या व्यक्त करूं, यह तो उनकी जिम्मेदारी थी कि नई नई इंडस्ट्रीज आए, यहां पर नए नए काम हों, और किया है उन्होंने। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस श्री संजीव कुमार और CMD ABNL श्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस प्रोजेक्ट को धरातल में पर उतारने में दिन रात जुटे सभी ऑफिसर्स, सभी इंजीनियर्स, सभी टेक्नीशियंस और सारे हमारे कर्मयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं।